हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम 1800 क्वेश्चन जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसकी थर्ड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, क्लास को अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं 201 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दो क्लास मैं पहले करवा चुकी हूँ, 1 to 100 एंड 101 to 200 तक। ठीक है, अब 201 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास ना एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम रोजाना आप 100 क्वेश्चन की डालो। क्योंकि मैं अकेली हूँ, स्लाइड जैसे ये क्वेश्चंस की 36 to 38 स्लाइड हो जाती हैं, तो टाइप करने में ही मतलब मैं पूरे दिन लगी रहूँ ना तो मुझसे वो टाइप हो। ठीक है इस टाइप से, क्योंकि स्पेसिंग करना लगातार तो टाइप करना नहीं है, यहाँ पे स्पेस डालना, ABCD लिखना। ठीक है, कॉपी पेस्ट मुझे करना नहीं है, मुझे देख के टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैं अपना टाइम इतना नहीं दे सकती इसको, इस वजह से मैं रोजाना क्लास तो नहीं कर सकती। बट मैं 100 क्वेश्चन को ना लेके वैसे रोजाना क्लास कर सकती हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, क्योंकि उसमें कम स्लाइड होती है, उसमें मुझे समझाने का काम ज्यादा होता है। ठीक है, वो मैं कर सकती हूँ। इसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा है, समझाने का कम है, इसलिए नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी हम थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है, क्लास को देखो, पूरा कंप्लीट देखो, आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए कर रही हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 201 जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, हु सेड पॉलिटिकल कल्चर इज द सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स एंड सेंटिमेंट विच गिव order meaning to the political process and which provide the underlying assumptions and rule that govern the behavior in the political system। कल ही मैंने पॉलिटिकल कल्चर पे क्लास ली है, उसमें मैंने बोला भी है कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है ये? लूशियन पाई की डेफिनेशन है। ठीक है, देखो लूशियन पाई ने बोला है कि पॉलिटिकल कल्चर सेट ऑफ एटीट्यूड है, बिलीव्स है, सेंटिमेंट है। ठीक है, जो कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है उसको एक मीनिंग देता है। ठीक है, और वो हमें एक अंडरलाइन अजम्पशन देता है, रूल्स देता है, जो कि गवर्न करता है बिहेवियर को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? एक सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स जो हम अपने पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग रखते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर है। मतलब हमारे कल्चर का वो पार्ट जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल कल्चर है। ठीक है, इस पे काफी राइटर्स ने स्टडी की है, आलमंड पाल, सिडनी वर्बा, लूशियन पाई, देन AR बॉल, उलम एंड बीर, इन सभी ने इस पे स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे कुछ बुक लिखी हुई है, तो कौन सी मैच नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले ग्रेगोरी मेलहेर, इन्होंने लिखी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, देन उसके बाद है आलमंड एंड पाल, आलमंड एंड पाल ने क्या लिखी है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी, ये भी ठीक है। उसके बाद है लूशियन पाई, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट। आपको लगता है लूशियन पाई की बुक मैंने कल ही बताई है, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उनकी 2-3 बुक फेमस है जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट लूशियन पाई की बुक नहीं है, ये बुक है, नाम लिख देती हूँ मैं इनका, गैरेडो, LMUNCK, यहाँ लिखती हूँ, मंक। इनकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ठीक है, ये इनकी बुक है, इन्होंने ये बुक लिखी है, लूशियन पाई की बुक नहीं है। हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है। उनकी बुक कौन कौन से? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये दो तो फेमस है ही। एक बुक और थी उनकी, मुझे याद नहीं आ रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे स्टडी की है। ये भी याद रखना, जो भी मैं बताती हूँ वो साथ साथ रिवाइज करते रहा करो, जो भी माइंड में आता है। ठीक है, उसके बाद रूथ लेन, आर्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है। देन थर्ड है, विच वर द फर्स्ट टू यूरोपियन नेशंस टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज, कि इनमें से कौन सी दो कंट्रीज का पेयर है जिन्होंने सबसे पहले कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाल एंड स्पेन ने ये काम किया था, ये शुभ काम। ठीक है, पुर्तगाल स्पेन ने की, उसके बाद फिर इंग्लैंड, फ्रांस, डच, ये सभी निकल पड़े थे 16th एंड 17th सेंचुरी में। पुर्तगाल और स्पेन ने उससे पहले 15th सेंचुरी के अंदर ही काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये दोनों नेशन पहले थे। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
करेक्ट अबाउट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के बारे में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लीव करते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज द स्टेट दैट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ सोशल सर्विस टू द सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रंस। सही बात है, वेलफेयर स्टेट ये काम करता है, सीनियर सिटीजन को सोशल सर्विस देता है और जो चिल्ड्रंस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए ये सब बेनिफिट देता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो सी स्टेटमेंट है वो ये कहती है, द वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस लाइक हेल्थ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड नॉर्मली फ्री ऑफ चार्ज थ्रू स्टेट। कि वेलफेयर सर्विसेज जो भी वेलफेयर स्टेट जो सर्विसेज देता है वो फ्री ऑफ चार्ज होती है और स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। देन उसके बाद है डी स्टेटमेंट है, इट्स एम टू रिड्यूस द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर थस हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये भी ठीक लग रहा है कि जो रिच है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के पुअर्स को मतलब सर्विसेज दी जाती हैं फ्री की, ठीक है। जो फ्री सर्विसेज है वो, ये ठीक है, हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब हमें एक स्टेटमेंट पॉइंट आउट भी करनी है, तो वो है ए स्टेटमेंट। आप इस पे फर्दर रिसर्च करना। मुझे ये एक सिर्फ होममैन की मतलब बुक पढ़नी बच गई है, जिन्होंने बुक लिखी है द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अदरवाइज मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे कि क्या वेलफेयर स्टेट जो थ्योरी है वो बेसिस है पॉजिटिव लिबरलिज्म का, ये या नहीं है, ठीक है। इस पे रिसर्च करना, कमेंट में बताना, और साथ में आप लिंक अटैच करना कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। मुझे प्रूफ के साथ अटैच करना, क्योंकि मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी है कि उसका बेसिस भी है नहीं भी है। अब मैं कंफर्म करके तो अभी नहीं बता सकती, बट दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तब हम जरूर इस पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। बट मैं इस पे फर्दर रिसर्च और करना चाहूंगी। उसके बाद है, क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आंसर वो है, बट आप देख लेना। उसके बाद है, ग्लोबलाइजेशन मींस ब्लैंक ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें हम ब्लैंक में क्या भरेंगे, एक्सेप्टेंस, सब्जुगेशन, रिजेक्शन, डिलीटेशन। तो एक्सेप्टेंस, ठीक है। लिबरल जो प्रिंसिपल है और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनका एक्सेप्टेंस है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का ही फिनोमिना है, वहां से ही चल के आया है, तो उन्हें उन उन वैल्यूज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद है, सेकंड बैलेट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द मेजोरिटेरियन सिस्टम, ए पार्ट ऑफ द मेजोरिटेरियन सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन। कौन सी कंट्री में, इनमें है जर्मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सेकंड बैलेट सिस्टम क्या होता है ये पता है आपको? सेकंड बैलेट सिस्टम या उनके दूसरे नाम है, उनसे आप समझ जाओगे, उन्हें कहते हैं टू राउंड इलेक्शन सिस्टम या फिर डबल बैलेट सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि डबल बैलेट होता है, सबसे पहले एक मेजोरिटी फिक्स कर दी जाती है कि इतनी सभी कैंडिडेट्स वोट डालते हैं अपना सिंगल सिंगल, ठीक है। मतलब जो भी कैंडिडेट है उन्हें वोट डालते हैं, एक मेजोरिटी फिक्स होती है। अगर जैसे 50% कर लो या 51% कर लो, अगर किसी कैंडिडेट को वो मेजोरिटी मिल गई है तो वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो हाँ जीत गया है। अगर वो मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, जो पहले जिनकी सबसे ऊपर जो कैंडिडेट है, जिनकी सबसे ज्यादा अभी तक जिन्हें वोट मिले हैं, फिर उन दोनों को अलग करके फिर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं और उन दोनों में से एक चूज किया जाता है, ठीक है। और वो जर्मनी के अंदर है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नोट के लिए देख, आप नोट जब आ जाए ना तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें बाकी तीन स्टेटमेंट का पता हो कि ये सही है या फिर हमें ये पता हो ये गलत है, ठीक है। सबसे पहले जेम्स बायरस, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। क्या लगता है, ये इनकी नहीं है ये बुक जेम्स बायरस की नहीं है। जेम्स बायरस ने तो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ उनकी फेमस बुक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और ये बुक लिखी है वाल्टर रोडने ने, ये उनकी बहुत फेमस बुक है, ठीक है। सबसे पहले ही मिल गया हमें, और स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। और बुक्स को याद करने का मैं बेस्ट तरीका यही बताती हूँ कि बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार रटने से नहीं होंगी, उन्हें बार बार रिवाइज करो, लिख लिया करो, जो चीज माइंड में नहीं रहती उन्हें लिख लिया करो ताकि वो दोबारा आए तो हम उसे मेमोराइज कर पाए, ठीक है। जेम्स वायरस की कौन सी फेमस बुक है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ या फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि पूछी जाती है।
देन उसके बाद है आलमंड एंड पाउल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच, बिल्कुल सही है। लूशियन पाई, देखो यहाँ पे बुक भी आ रही है इनकी, एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एंड एजी फ्रैंक की कौन सी है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, और सारी बुक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। और इन क्वेश्चन का फायदा भी क्या है कि हमें बाकी जो 3 सही ऑप्शन होते हैं उनसे नॉलेज मिलती है कि हाँ ये सही है, ताकि फर्दर कभी क्वेश्चन आए तो हम उन पे कर पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैच करना है हमें, यहाँ पे ऑथर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बुक्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो कार्ल जे फ्रेडरिच की कौन सी है, एच जे फोर्ड, देन जीनिंग की कौन सी है, वुड्रो विल्सन की कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले कार्ल जे फ्रेडरिच लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो हमारा ए का हो गया 4, एक से हो रहा है कि नहीं हमारा आंसर, ये देखो पहले, हो रहा है, देखो आसानी से, ठीक है। अब देखो फोर्ड ने कौन सी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जेनिंग ने लिखी हुई है कैबिनेट गवर्नमेंट, एंड देन वुड्रो विल्सन ने लिखी है कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसकी बात हो रही है, उन्होंने उस पे लिखी है, ठीक है, अपनी कांग्रेस मत समझ लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, टी गैटिनो मोसा का ब्लैंक अप्रोच, यूज्ड ब्लैंक अप्रोच इन द इलाइट थ्योरी, कौन सी अप्रोच यूज करते हैं वो अपनी इलाइट थ्योरी के अंदर, ठीक है। बता चुकी हूँ मैंने, इलाइट थ्योरी करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है। इनके साथ में ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच किन किन ने यूज की है, मोसाका ने यूज की है, पैरेटो ने यूज की है, रॉबर्ट मिशेल ने यूज की है, और इकोनॉमिक किसने की है, जेम्स बर्नहम ने की है, और CW मिल ने कौन सी की है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की है, ठीक है। ये चीजें जब मैं बोलती हूँ साथ में रिवाइज कर लिया करूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, ठीक है। देन दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन है दूसरा रीजन है, आती होंगी ये आपको सोल्व करने की, एक बार फिर से बता देती हूँ कि असर्शन में कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, रीजन के अंदर उसका एक मतलब स्टेटमेंट दी होती है, ये हमें बताना होता है कि ये उस स्टेटमेंट का रीजन है कि नहीं है, या वो ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, ये हमें देखना होता है। सबसे पहले, a constitution that achieve the greatest freedom possible by framing the laws in such a way that everyone's freedom can coexist with the freedom of all, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसे लॉज फ्रेम करता है कि हर एक अपनी फ्रीडम को, मतलब हर एक के पास भी फ्रीडम होती है, और सबके पास भी फ्रीडम होती है, और खुद की भी फ्रीडम होती है, ठीक है। मतलब खुद की फ्रीडम और सबकी फ्रीडम के साथ को एग्जिस्ट करती है, उनके साथ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब हर किसी को बराबर फ्रीडम देती है। देन उसके बाद है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फोकस ऑन द नीड टू इंश्योर द इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एज प्राइवेट ऑटोनॉमी। जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो ये फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसे एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, और इंडिविजुअल की फ्रीडम किस टाइप में, एक प्राइवेट ऑटोनॉमी के टाइप में, ठीक है। और प्राइवेट ऑटोनॉमी से आप क्या समझोगे कि एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी हो, रूल्स के अंडर में, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो, और रूल जैसे कह दें उतनी ऑटोनॉमी उसे मिले, ठीक है, वो सब प्राइवेट ऑटोनॉमी है। और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और बट रीजन नहीं दे रही, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्टेटमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की है, देखो स्टेटमेंट ही दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे दोनों सही है, बट रीजन तो कहीं से भी नहीं देंगे क्योंकि रिलेट ही नहीं कर रही है आपस में, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे ही होने वाली है, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि क्या चीज है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैं यहाँ पे अभी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रही। उसके बाद है एज पर द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पेरिफेरल स्टेट इज, वर्ल्ड सिस्टम जो थ्योरी है उसने पेरिफेरल स्टेट किसे बताया है, कौन से बताया है, ठीक है। देखो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, बीच में कोर कंट्रीज है, यहाँ पे कोर कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद उनके और बिल्कुल बाहर जो है वो पेरिफ्री हैं, वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, एग्रियन टाइप की उनकी सोसाइटी है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है किनके द्वारा, कोर कंट्रीज के द्वारा। और एक्सप्लॉयटेशन का मैकेनिज्म क्या है, मार्केट है, ठीक है, मार्केट के थ्रू वो एक्सप्लॉयट करती है पेरिफेरी जो है, बीच में जो है वो सेमी पेरिफेरी होती है जिन्हें कभी कभी बेनिफिट हो जाता है कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है, वो डेवलपिंग टाइप में। और अब पूछ रहा है कि उस पे
ओके, एज पर वर्ल्ड सिस्टम पेरिफेरल स्टेट के बारे में स्टेटमेंट बतानी है हमें, ठीक है। देखो उसके अंदर स्मॉल बुर्गवाज क्लास होती है और लार्ज पीजेंट्री क्लास होती है, ठीक है। छोटे छोटी बुर्गवाज क्लास होती है और बड़ी पीजेंट क्लास होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करें, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आप समझ गए होंगे ना, वॉल स्ट्रीट ने दी थी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। Who said political parties are inevitable for the success of working of democracy? कि political party inevitable है, वो तो होंगी ही, किसके लिए? सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड बारिस जो थे उनकी है, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उनकी बुक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि उन्होंने 1929 में लिखी थी। और दूसरी कौन सी थी? द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। जेम्स बारिस है यहाँ पे, लॉर्ड बारिस की बात नहीं हुई, ठीक है। देन उसके बाद है न्यू सोशल मूवमेंट इज ब्लैंक फिनोमिना। न्यू सोशल मूवमेंट किस टाइप का फिनोमिना है, किस टाइम का फिनोमिना है, ये हमें बताना है। न्यू सोशल मूवमेंट होती क्या है? ये एक सोशल टाइप की मूवमेंट है। देखो न्यू सोशल मूवमेंट क्या होती है, ये ट्रेडिशनल मूवमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है? इनके इश्यूज के रिगार्डिंग डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल इश्यूज थे वो किस टाइप के इश्यूज होते थे? राइट्स के लिए, मतलब इंडिविजुअल राइट्स के लिए फाइट होती थी, मूवमेंट्स होती थी। देन उसके बाद और किसके रिगार्डिंग होती थी? वर्कर अपनी मूवमेंट करते थे अपनी राइट्स के लिए, ठीक है। इस टाइप की मूवमेंट होती थी ट्रेडिशनल में। बट जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो ऐसे इश्यूज उठाती हैं जो कि सबके लिए हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए या फिर कोई क्लाइमेटिक इशू हो गया, ठीक है। इस टाइप की वो न्यू सोशल मूवमेंट है। और ये कब का फिनोमिना है? ये 1960s का, मिड 1960s के अंदर ये, सॉरी मैंने कहाँ लगा दिया, 1960s का फिनोमिना है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम पी पार्किन जो है। और न्यू सोशल मूवमेंट की एक खास बात क्या है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, वहां से इमर्ज हुई है, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, उनकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट तो हो चुकी है, वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, तो उनके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उनके ऊपर फोकस करती है। और ट्रेडिशनल से डिफरेंट है। इसके अंदर एक नाम आता है एफ पार्किन, इनके बारे में क्वेश्चन भी आता है। हमारे पिछले 2 साल से न्यू सोशल मूवमेंट में क्वेश्चन आ रहा है। एफ पार्किन है, वो कहते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट जो फिनोमिना है वो एक न्यू मिडिल क्लास का फिनोमिना है। मतलब न्यू मिडिल क्लास उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, वो ही इस मूवमेंट को लीड कर रही है, ठीक है। इनका ये कहना था। और जो पुरानी मिडिल क्लास है उसका इसमें रोल नहीं है, बल्कि एक न्यू मिडिल क्लास की बात, यहाँ पे ये न्यू मिडिल क्लास वाली बात पूछी थी, ठीक है, हमारे पेपर में, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है ये हमें बताना है। Structural realist intend to convey the impression that large scale war is daily occurrence in the international politics। पहली स्टेटमेंट हमें गलत मिल गई, देखो। स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक, जिसे हम नियो रियलिस्ट बोलते हैं, वो कभी लार्ज स्केल वार को डेली फिनोमिना नहीं बताते, ठीक है। वो वॉर को मतलब ऐसा फिनोमिना नहीं बताते, जैसे रियलिस्ट जो क्लासिकल रियलिस्ट थे वो वॉर को फिनोमिना लार्ज स्केल मतलब डेली इवेंट टाइप में बताते थे। बट स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक उस चीज से आगे बढ़ के कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डेली फिनोमिना है, कई बार मतलब फोर्स के थ्रू भी अपनी बात मनवा ली जाती है। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का ये कहना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी स्पेसिफिक स्टेट, ओके, कि जो भी स्टेट है वो फोर्स के ऊपर भी आ सकता है, मतलब किसी को फोर्स भी कर सकता है, ऐसी कंडीशंस लगा सकता है, तो वॉर पे जाना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है द नियो रियलिस्टिक टेंड टू, हमें आंसर तो मिल ही गया, आप और स्टेटमेंट पढ़ लेना। द नियो रियलिस्टिक टेंड टू एक्सप्लेन द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अनार्किक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। नियो रियलिस्टिक भी अनार्किक स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। देन structural realistic insists that the conflict can emerge even if the actor have benevolent intent towards each other, बिल्कुल सही है। Then neo-realism is more recent trend of realism, सही बात है। neo-realism, अब उसके बाद पता है एक और ट्रेंड आ गया, नियो क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। काफी राइटर खुद को ये कहते हैं कि हम नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट है द डिबेट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन द इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्टेड इन। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, जो डिबेट है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में कब आई ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो कोल्ड वॉर के बाद आई थी। Where is my pen? I can't see. Okay. आफ्टर द कोल्ड वॉर, ये आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद आई थी, ठीक है। और ये क्यों आई थी, 90s में आई थी। ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम थियरीज थी रियल मतलब इंटरनेशनल रिलेशन की, जैसे कि रियलिज्म या फिर लिबरलिज्म, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी, स्टैटिक थी, इंडिविजुअलिस्टिक थी, ईगो सेंट्रिक अप्रोच थी उनकी, ठीक है, साइंटिफिक बहुत ज्यादा थी। इसलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वहां पे आया था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड ये मतलब कोई भी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कोल्ड वॉर एक पीसफुली एंड कैसे हो गया, बल्कि ये आस लगाई जा रही थी कि न्यूक्लियर वॉर तक भी हो सकता है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। बट फिर भी कोल्ड वॉर पीसफुली एंड हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। वहां पे आंसर उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ने दिया था कि हमने अपना वर्ल्ड अपने चारों तरफ जो बनाया वो सोशली कंस्ट्रक्ट है, हमने खुद बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने आके हमारे ऊपर रख दिया है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो क्या है, निकोलस ओनफ। इनके बारे में भी पूछा जा चुका है। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग किसने बनाई है, मतलब किसने लिखी है। ये 1989 के अंदर निकोलस ओनफ थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। देन उसके बाद असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है पोस्ट colonial feminism is a form of feminism that builds solely on the experience of women in the western culture and former colonies as a reaction to feminism। जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। देखो, फेमिनिज्म मतलब जो वुमेन्स की राइट या उनके हक की बात करे, उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन सब चीजों की एक्सप्लेन करे, उनका आईआर में क्या रोल है, वो सब, ठीक है। अब पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या है, जब कॉलोनीज मतलब यहाँ से चली गई थी, यूरोप की जो भी कंट्रीज थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज वहां से विड्रॉ कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आया कि उधर वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिगार्डिंग जो फेमिनिज्म आया वो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो व्हाइट वुमेन्स थी, फेमिनिज्म जैसे आया था वहां, सॉरी, वेस्टर्न वर्ल्ड से, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉर्मली क्या है, व्हाइट वुमेन्स है, ठीक है। अब वुमेन्स के अंदर भी ये था कि व्हाइट जो वुमेन्स है वो ब्लैक्स को इंफीरियर टाइप में ट्रीट कर रही थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आया पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। एक और ब्रांच है जो स्पेशली इस चीज से रिलेट करती है, वो है ब्लैक फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म की काफी है, इको फेमिनिज्म, ऐसी काफी स्ट्रीम बन रही है। तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म वो है कि जो कॉलोनीज में वुमेन रह रही थी या फिर जो वेस्ट में जो ब्लैक वुमेन रह रही थी, उनके ऊपर क्या असर पड़ा था, उनकी आवाज नहीं उठाई नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने उसके रिएक्शन में, फेमिनिज्म के रिएक्शन में उठ के अपनी बात बोली, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ नॉन वेस्टर्न वुमेन्स इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेसिज्म। कि जो नॉन व्हाइट और जो नॉन वेस्टर्न वुमेन्स हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है रेसिज्म से, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और जो कल्चरल इफेक्ट है वो उससे कैसे इफेक्टेड होती है, उसके लिए पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आया, ठीक है। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ी, समझ में आई। अब ये बताओ कि दोनों स्टेटमेंट रिलेट कर रही है कहीं पे, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे रही है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में, हाँ ये जरूर है कि पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही है, बट कहीं रीजन नहीं दे रही वो आपका, ठीक है, कि वो रिएक्शन में तो आया बट क्यों आया, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन नहीं दे रही वो, वहां पे वो सिर्फ स्टेटमेंट बता रही है कि वो उनके बारे में आया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन नहीं दे रही है, इसलिए बी आंसर हमारा करेक्ट है।
17 है, who said state is an association of families and villages for the sake of attaining a perfect self sufficient existence। तो ये किसने कहा है? ये कहा है एरिस्टोटल ने, ठीक है, हमारे पॉलिटिक्स के फादर ने। यार कहाँ चला जाता है पेन, मुझे समझ नहीं आता। एरिस्टोटल ने बोला है ये, ठीक है, एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिगार्डेड एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा मेथड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए यूज नहीं किया जाता, मतलब कि अल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मेथड नहीं है, ठीक है। तो वॉर सीधा ही हमें मिल रहा है कि वॉर तो नहीं है ना, वॉर तो एक लास्ट रिजोर्ट की तरह काम करता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक मेथड है, ये तो जब सिर फोड़ने पे आ जाते हैं ना, वो चीज है। आर्बिट्रेशन बिल्कुल होता है, नेगोशिएशन होता है, और मेडिएशन बिल्कुल होता है, ठीक है। ये चार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। चार कौन से हैं? नेगोशिएशन है, मेडिएशन है, कोलैबोरेटिव लॉ है एंड आर्बिट्रेशन है, ठीक है, ये चार है। नेगोशिएशन को वार्तालाप बोल देते हैं, जैसे आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं। एंड मेडिएशन को मध्यस्थता बोल देते हैं, कोई बीच में आके मेडिएट करे और फिर कोई सॉल्यूशन निकले, ठीक है। देन उसके बाद कोलैबोरेटिव लॉ, जो कोलैब करवाएं, ठीक है, आपस में, वो कोलैबोरेटिव लॉ होती है। और आर्बिट्रेशन मतलब होता है हिंदी में इसका करेक्ट वो होता है पंच फैसला। हिंदी वाले बच्चे ज्यादा मतलब पता नहीं, मैंने ऐसे ही गूगल करके ये वर्ड बताया है वैसे। बट आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो फैसला जो करवा दे, ठीक है, वो आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेरी कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फैसला हो जाता है। देन उसके बाद है 19 पे हम पहुंचते हैं। विच सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन स्टार्टेड एन एजेंडा फॉर पीस प्रोग्राम। एन एजेंडा फॉर पीस जो प्रोग्राम था वो किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट कब हुआ था पहले ये बताओ? 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये किसने किया था? उस टाइम पे कौन थे? बोट्रोस घाली जो थे, इजिप्ट से जो थे यूएन के सेक्रेटरी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके अंदर किस किस की बात हुई थी? पीस प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की बात हुई थी, पीस बिल्डिंग की बात हुई थी, पीस कीपिंग की बात हुई थी, ये सब उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देन उसके बाद है वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नैरोबी केन्या के अंदर है। पता नहीं यार, मुझे ही कम दिख रहा है या ठीक है। मुझे पेन कहाँ ही चला जाता है, क्योंकि मैं समझाने लगती हूँ हाथों से, पता नहीं फिर मुझे दिखता ही नहीं। केन्या के अंदर इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूएनजी के रिजोल्यूशन कौन सा था? 2997, उसके तहत यूएनईपी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, और इंडिया एक यूएनईपी का मेंबर है, ये तो आपको पता ही होगा। Then, in which of the following year the United Nations Security Council (UNSC) membership was increased from 11 to 15? 11 to 15 कब increase हुई थी? 1965 में हुई थी। आई होप ये तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ लेते हैं ये चीज तो। हु कॉइन्ड द टर्म थर्ड वर्ल्ड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज? थर्ड वर्ल्ड जो टर्म है वो किसने कॉइन की है, ये हमें बताना है। वैसे एज सच कोई हिस्ट्री मतलब इसकी ट्रेस नहीं की जाती, बट हिस्टोरियन किसको मानते हैं? हिस्टोरियन मानते हैं कि एल्फ्रेड सोवे थे, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड जो वर्ड है वो कॉइन किया था, और उन्होंने एक ऐसे लिखा था, 3 वर्ल्ड्स 1 प्लेनेट। कब लिखा था? 1952 के अंदर, 3 वर्ल्ड्स 1 प्लेनेट, ठीक है। 1952 के अंदर लिखा था, जब कम्युनिस्ट ब्लॉक एक साइड में था, और जो अमेरिकन लेड ब्लॉक था, यूएसए ब्लॉक था, वो एक साइड में था, ठीक है, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक। और इंडिया ने और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने अपना एक अलग से नाम बना लिया था। तो उसके नाम तब तक बना नहीं था, बट इंडिया और उन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया था, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने थर्ड वर्ल्ड नाम दिया था, और ये वर्ड वहां से निकल के आता है। देन हु ऑथर्ड ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म जो बुक है वो किसने लिखी है? फेमस बुक है, आपको पता होनी चाहिए, एडवर्ड सैड ने लिखी है। एडवर्ड सैड जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो स्टडीज है, उनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। एडवर्ड सैड जो है वो पैलेस्टीनियन थे, और उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर है, जो कि जो ईस्टर्न कल्चर पे इम्पोज कर दिया जाता है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं ओरिएंटलिज्म में, उसमें असेंशियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ओरिएंटलिज्म उन्होंने लिखी थी, एडवर्ड सैड। इनको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज जो होती है उनके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है।
देन 24 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये हमें बताना है। ये 1935 के अंदर की थी। देखो 1934 के अंदर एम.एन. रॉय थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि कम्युनिस्ट जो मूवमेंट थी उसके पियनर भी थे इंडिया के अंदर, ठीक है, और रेडिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। कांग्रेस ने ये आइडिया अपने 1935 के लखनऊ सेशन के अंदर अडॉप्ट कर लिया था, और उस टाइम हेड कौन थे कांग्रेस के, जे.एल. नेहरू थे। एंड देन 1939 के अंदर उन्होंने सी राजगोपालाचारी के अंडर में एक सेशन हुआ था, उसके अंदर फिर से वो डिमांड रखी थी। तो 1940 के अंदर फिर जाके अंग्रेजों ने वो डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम। आई थिंक बता दिया जितना मुझे मैं जानती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। नॉन अलाइनमेंट मीन्स, नॉन अलाइनमेंट के बारे में, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुई थी, मीन्स कीपिंग न्यूट्रल रिलेशनशिप विद द बोथ ब्लॉक। उसमें न्यूट्रलिटी की बात बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, हमें न्यूट्रल रहना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं की है नॉन अलाइनमेंट ने। देन नॉन अलाइनमेंट मीन्स आइसोलेशन, आइसोलेशन की बात भी नहीं करता नॉन अलाइनमेंट। देन नॉन अलाइनमेंट मीन्स सपोर्टिंग सुपीरियर ब्लॉक, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, ठीक है। देन नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलाइजिंग और आइसोलिज्म, मतलब ना ही हमें न्यूट्रलाइज रहना है ना ही हमें आइसोलेट रहना है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट इसकी बात करता है। डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। And then who said non-members, mostly developing countries, have a voice in almost all the international matters, have been playing a very active role in the international organization like the UN। ये स्टेटमेंट किसकी है कि नाम की जो मेंबर्स है उनकी एक वॉइस है, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में लेके, और वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने दी थी, ठीक है। Then, when was strategic partnership between India and the Russian Federation was signed? इंडिया और रशिया के बीच में कब साइन हुई थी? ये 2000 में हुई थी, बहुत फेमस है ये एग्रीमेंट, ठीक है। हम बहुत बार करंट अफेयर में भी आता है ये। देन उसके बाद जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, फिर सैंक्शन जब अपलिफ्ट होने लगे थे, रशिया ने आगे बढ़ के हमारी हेल्प की थी, ठीक है, और उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2000 में, और उस टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और जो व्लादिमीर पुतिन थे उन्होंने साइन किया था। देन वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया ईयू समिट हेल्ड, इंडिया ईयू समिट कहाँ हुई, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है यार, लिस्बन पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड स्टेटमेंट है, इतनी बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। देन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है इंडियाज रिलेशन विद द यूएसए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज नॉट कॉर्डियल, ठीक है, सही बात है। इंडिया के जो रिलेशन थे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए के साथ में, वो कॉर्डियल नहीं थे, क्योंकि यूएसए हमें ऐसा मानता था जैसे हमारी पॉलिसीज थी, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, या फिर यूएसए के साथ हमने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जो 1971 में साइन किया था, तो यूएसए हमेशा हमें शक की नजरों से देखता था। कॉर्डियल रिलेशन हमारे कभी भी नहीं रहे यूएसए के साथ में कोल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि वो सोचता था कि हम कम्युनिस्ट ब्लॉक के साइड में हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, इंडिया तो इंडिपेंडेंट ही था, मतलब इंडिपेंडेंट अपनी चॉइस रखता था इश्यूज पे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ए। देन द सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेटर रेस्पेक्टेड द नॉन अलाइनमेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। यूएस ने कभी हमारी नॉन अलाइनमेंट को एक पॉलिसी की तरह माना ही नहीं, मतलब नॉन अलाइनमेंट कुछ है ऐसा भी नहीं माना, ठीक है, यूएस ने, तो ये गलत है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कब बने थे हम, ये 2017 के अंदर बने थे हम, और हमारे साथ में पाकिस्तान भी बना था, ठीक है, हमारा पड़ोसी। ओके, देखो ये डेट भी कई बार पूछी जाती है, 9 जून 2017 है, ठीक है। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा कि उसमें डेट पूछ रखी है, वहां पे महीने चेंज कर करके, 17 तो हमें पता है, वहां पे महीने चेंज करके डेट पूछ रखी है। 9 जून 2017 है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों बने थे, और अस्ताना समिट थी एससीओ की, वहां पे मेंबरशिप मिली थी। बट उससे पहले 2016 के अंदर ताशकंद के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर एक मेमोरेंडम साइन हो गया था, मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन की, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बट 2007 में हम मेंबर बन गए थे, ठीक है। Who said SARC has become a talking shop that makes declaration but achieve little of substance? इनमें से किसकी स्टेटमेंट है कि सार्क
एक टाकिंग शॉप की तरह बन चुकी है, ठीक है, जो सिर्फ डिक्लेरेशन करती है बट कुछ अचीव नहीं कर पाती। तो ये किसकी है? मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 32 नंबर, द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। असर्सन है द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि अब बन चुकी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। देन रीजन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैड ड्रिफ्टेड अपार्ट but look east policy sought to reconnect इकोनॉमिकली टू द रीजन, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी कि हम मतलब अपार्ट हो गए थे आपस में, बट जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो रिकनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। दोनों सही है बट रीजन नहीं दे रही है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट हमारी सही है। वैसे आपको सच सच बताऊं ना, मैं इसमें देखो मेरे हिसाब से रीजन भी दे रही है वो कि हाँ मतलब क्यों स्टार्ट की थी हमने लोकेस्ट पॉलिसी, क्योंकि उस टाइम पे जो साउथ ईस्टर्न कंट्री थी वो ड्रिफ्ट हो गई थी, मतलब अलग हो गई थी हमसे, बट उन्हें फिर से रिकनेक्ट करने के लिए हमने किया, ठीक है। बट आंसर में ये बी आंसर दे रखा था। कई बार असर्शन रीजनिंग में लगभग जो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर वहां पे मतलब लगा देता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो आंसर शीट आती है, जो फाइनल आंसर आते हैं उसके अंदर क्या भर देता है उस पर डिपेंड करता है। कई बार मैंने देखा है कि उनके आंसर गलत होते हैं, वहां पे रीजन नहीं दे रखा होता फिर भी ए पे टिक करते हैं वो, रीजन दे रहा होता है फिर भी वो बी पे टिक कर देते हैं, बहुत बार गलत होता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इसलिए तो हमने स्टार्ट की थी ना। बट यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ था, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पे हम कितना भी करके आ जाएं अपनी समझ से, बट ये क्वेश्चन लगभग गलत हो ही जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सी यूएन एजेंसी नहीं है? वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल है। आईएमएफ भी है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। आप ये डाटा मैंने यहाँ से जो यूएन की एजेंसीज इंडिया के अंदर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखा है, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वैसे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के साथ, इंडिया के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। मैंने भी देखा बट मैं चौंक गई थी, बट फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से देखा कि कौन कौन सी एजेंसी इंडिया के अंदर काम कर रही है, वहां पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। देन 34 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमें बताना है। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, बिल्कुल है। टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, सही है। देन टू इंश्योर एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट पढ़ो, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द मेंबर कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आईएमएफ का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन का आंसर ये सही है, ठीक है। उसके बाद है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है असर्शन, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी है इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड एडवाइस ऑन द क्लाइमेट चेंज टू द इंटरनेशनल सोसाइटी, सही बात है कि वो एडवाइस देता है क्लाइमेट चेंज के बारे में इंटरनेशनल सोसाइटी को, ठीक है। देन उसके बाद है आईपीसीसी वाज फाउंडेड इन 1988, सही है ये डेट भी, बाय द यूएनओ, यूएनओ के द्वारा फाउंडेड नहीं थी, बल्कि यूएन की दो जो स्पेशलाइज एजेंसी है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है डब्ल्यूएमओ, एंड दूसरी कौन सी थी जिसने आईपीसीसी फाउंड किया था, बताओ भाई? यूएनईपी थी, ठीक है, डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आता है इतनी बार, किस किस ने मिलके बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए ये तो। तो आर फॉल्स हो गया हमारा, ए ही करेक्ट है, यहाँ पर तो है नहीं वो ऑप्शन, आगे देख लेते हैं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ओके। देन द इंटरनेशनल मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ जो है वो कब आई थी एग्जिस्टेंस में, ये हमें बताना है। तो ये आई थी 1959 के अंदर। अब आप कहोगे 1948 के अंदर आई थी, देखो मैं आपको बताती हूँ। 1948 के अंदर इसकी जो पीएनआर थी वो थी इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम
कंसल्टेटिव, ठीक है, जिसे कहते थे IMCO। ये 1948 के अंदर बन चुकी थी, ठीक है, बट 1959 के अंदर इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, और ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन चुकी थी, ठीक है, 1959 के अंदर। बट उससे पहले 1948 के अंदर बन चुकी थी ये, बट नाम इसका चेंज कब हुआ है? 1959 के अंदर। और कब क्या नाम रखा गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए 1948 करेक्ट आंसर नहीं है, 1959 है। और हेडक्वार्टर कहाँ के हैं इसके? लंदन के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। लंदन तो पता होगा ना आपको कहाँ पे है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ब्लड एंड ऑयल द डेंजर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकाज ग्रोइंग डिप्लोमेसी ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम। ये बुक किसने लिखी है कि ब्लड एंड ऑयल द डेंजर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिका? ये बुक लिखी है मिशेल आर क्लेयर जो थे, उनकी बुक लिखी हुई है। उन्होंने इस बुक में ये कहा है कि अमेरिका इतना डिपेंड हो चुका है अपनी एनर्जी के लिए, जो अदर कंट्रीज हैं पेट्रोलियम के इंपोर्ट पे, कि एक दिन ऐसा होगा कि ऑयल के बदले में हमें अपना खून देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा दिन आने वाला है। इसलिए अमेरिका को अपनी जो एनर्जी पॉलिसीज हैं उनके अंदर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। इस बुक में उन्होंने ये लिखा था, और ये बुक उन्होंने 2007 के अंदर लिखी थी। देन उसके बाद है 38 नंबर है, हमें मैच करना है कुछ इंसिडेंट, कुछ इवेंट्स दी हुई है, ठीक है, और ईयर दिए हुए हैं। सबसे पहले सेरोनेबल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है, आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं आता। इनके नाम ऐसे होते हैं, इंडिया के नाम हम पढ़ सकते हैं बट बाहर के नाम ना बहुत ही, देखो आप हमें डेट से लेना है, कुछ और नहीं लेना। ये कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। देन अर्थ समिट सबको पता होगा 1992 के अंदर हुई थी। देन द रिपोर्ट ऑन द अवर कॉमन फ्यूचर कब आई थी ये बताओ? 87 के अंदर आई थी यार, 87 के अंदर ही थी क्या? हाँ बिल्कुल सही है। जो ब्रूटलैंड कमीशन था उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। देन उसके बाद है अंटार्कटिक ट्रीटी कब हुई थी? 1959 के अंदर हुई थी, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो भी बनेगा आगे देख लेना, उसमें आप टिक कर लेना क्या बनेगा यार, डी बनेगा, ठीक है। Then the Office of the United Nation High Commissioner for the Refugee, जो UNHCR थी, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी ये हमें बताना है। तो ये 1950 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके और जो UNHCR है इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1954 के अंदर। किसके लिए? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो बाद में जो कैजुअलिटीज हुई थी उसके दौरान जो UN रिफ्यूजी कमीशन था उसने बहुत एक्टिवली काम किया था, बहुत सपोर्ट में काम किया था लोगों के, उसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है, 1954 के अंदर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू whom the growing wealthy poverty divide alongside contested access to the resources such as oil and water will help to redefine future politics, future conflict। कि जो भी wealthy और poverty जो आप कंट्री है ना, जो wealthy कंट्री है और जो पुअर कंट्री है, उनके बीच में जो डिवाइड, और जो वाटर और ऑयल के ऊपर किसका कितना एक्सेस है, इस बात पे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड करेंगी, ठीक है। इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट होंगी। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है ये हमें बताना है। ये स्टेटमेंट पाउल रोगर जो थे उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कुछ इवेंट दी हुई है हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो स्ट्रगल था उसके दौर उसकी रिगार्डिंग। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 सही है, उसमें स्टार्ट हुई थी। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की है, सही है। देन खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 गलत है। पता होगा ना आपको, ये तो 1920 के अंदर स्टार्ट हुई थी, 5 सितंबर 1920। ये चीजें तो आपको रट जानी चाहिए क्योंकि बहुत आसान आसान है, ओके। और 1922 के अंदर तो खत्म हुई थी, बल्कि जब चौरी चौरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद ये खत्म हुई थी। देन उसके बाद है होम रूल लीग मूवमेंट 1916, सही है, हमें करेक्ट आंसर सी मिल चुका है, ठीक है। देन उसके बाद है 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कैरेटा ऑफ इंडिया? आसान क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुतों ने पढ़ रखा होगा और आता होगा। ये भी नहीं आता ना आपको, फिर मैं क्या ही बताऊं। देखो मैग्ना कैरेटा किस चीज का नाम है? मैग्ना कैरेटा
ब्रिटेन के अंदर चार्टर ऑफ राइट जो कि किंग जॉन थे उन्होंने इशू किया था, ठीक है, 12th सेंचुरी के टाइम पे किया था, सॉरी 13 या 12th कुछ ऐसी सेंचुरी थी, आप देख लेना, ठीक है। उन्होंने इशू किया था चार्टर ऑफ राइट, ठीक है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मैग्ना कैरेटा। तो जो पार्ट थर्ड में जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो इसलिए मैग्ना कैरेटा कहे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है 43 नंबर है, which of the following article of Indian Constitution provided that the executive power of the union shall be vested in the president? इनमें से किस आर्टिकल में कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंदर है, ठीक है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी पे इस्टेब्लिश है। तो किसने, कौन सा आर्टिकल है, 53 आर्टिकल है, फेमस आर्टिकल है। आर्टिकल्स को बार बार मतलब ऐसे तो न्यूज में आते ही रहते, कभी कोई सा आर्टिकल कभी कोई सा, तो आपको पता लग ही जाता है। जैसे आजकल गवर्नर का वो सब चल रहा है ना। देन विच फाइनेंस कमीशन का चल रहा है इशू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये हमें बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सही है, 79 के अंदर दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल नहीं यार, 81 के अंदर है ये। जो हाउस ऑफ पीपल है जो कि लोकसभा है, ठीक है, वो 81 के उसके कंपोजिशन के रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल में, 81 में। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जो कि राज्यसभा की बात करते हैं उसके कंपोजिशन के बारे में किस में है, 80 के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कोर्ट डू नॉट हैव द पावर टू रिव्यू द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन मिल सकता है। ऑब्वियस बात है, इंग्लैंड है, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की डॉक्ट्रिन है, तो इसलिए कोर्ट को इतने अधिकार नहीं दिए हुए, वहां पे पार्लियामेंट सॉवरन है, ठीक है। ए पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी दैट, 46 नंबर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कुछ मतलब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है, ठीक है। करेक्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे करेक्ट बताना है हमें, ठीक है। एंड अपॉइंटेड बाय द और इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करता है बल्कि पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है उन्हें, ठीक है। इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेटेड बाय द स्पीकर, या फिर स्पीकर अपने काम डेलीगेट कर दे, अपने फंक्शन डेलीगेट कर दे उसे, ठीक है। और वो किसके अंडर काम करती है, स्पीकर या चेयरमैन के अंडर काम करती है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट सही हो गई कि वो स्पीकर और चेयरमैन की डायरेक्शन में काम करती है। देन उसके बाद है प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ऐसा भी गलत है। जब प्रेसिडेंट इलेक्ट ही नहीं कर रहा है, अपॉइंट ही नहीं कर रहा है उसे, तो क्यों वो प्रेसिडेंट को देंगी, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं देती, वो स्पीकर को ही रिपोर्ट करती हैं, ठीक है। या फिर सेक्रेटरी जो होता है उसको रिपोर्ट करती है, लोकसभा की और राज्यसभा की। देन इट हैज सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द अपर हाउस लोअर हाउस, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट तो कम से कम भी हमें सही करनी है, तो बी एंड डी हमारा बिल्कुल सही है। कौन से दे रखा है, सी ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से सही कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। अ पर्सन इज नॉट A person is not a member of state legislature can be appointed as CM for the 6 month, ठीक बात है कि सीएम बना सकते हैं अगर वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का तो भी 6 मंथ के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कंडीशन क्या है कि उसको उस ड्यूरेशन के अंदर मेंबरशिप लेनी होगी, ठीक है। देन द चीफ मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जो ममता बनर्जी अपनी ही सीट से हार गई थी, फिर उसके बाद वो सीएम बनी, देन उन्होंने अपनी दोबारा वो इलेक्शन हुआ और वहां से उन्हें जिताया गया, ठीक है। देन द चीफ मिनिस्टर मे बी द मेंबर ऑफ एनी हाउसेज ऑफ द टू हाउसेज, बिल्कुल सही है, कोई भी दो हाउसेज जो स्टेट लेजिस्लेचर के उनके किसी का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर हाउस जो है वहां का काउंसिल है उसके मेंबर है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही और शी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। देखो यहाँ पे बिफोर नहीं आना चाहिए भाई, आफ्टर आफ्टर आएगा, ठीक है।
वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद अगर जो लेजिस्लेचर है वो चाहे तो वो अपना मतलब वहां पे मेजोरिटी प्रूव करेगा, ठीक है। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि मेजोरिटी प्रूव करो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ में पास हुआ है तो वो प्रूव करे, ठीक है। देन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करे। सही स्टेटमेंट हमें मिल ही चुकी है, मतलब सी स्टेटमेंट जो गलत है हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इस हिसाब से सही है, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरकारिया कमीशन के बारे में कुछ है। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड था। और कब हुआ था ये अपॉइंट, ये 1988 के अंदर अपॉइंट किया गया था सरकारिया कमीशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था। द सरकारिया कमीशन फर्स्ट मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, सरकारिया कमीशन ने सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन के लिए कहा था। और इंटर स्टेट काउंसिल किसके अंडर है, द इंटर स्टेट कमीशन, द इंटर स्टेट कमीशन वर्किंग अंडर द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। जो इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है, कमीशन होता है, वो आर्टिकल 326 के अंडर में है, ठीक है। देन द काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सही है, प्राइम मिनिस्टर है वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं। देन काउंसिल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 1989, गलत है भाई, 1990 में फर्स्ट टाइम कमीशन बना था, ठीक है, काउंसिल बनी थी। और डेट क्या थी उसकी, करेक्ट थी 18 कौन सा महीना, मई, हाँ मई के अंदर, 1990 मई के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। देन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना, आगे कभी आ जाए तो आपके लिए आसान हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच दीज अपीयर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग दीज अपीयर्ड, मतलब ये लगा लो स्टेटमेंट कुछ ऐसी सी कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसकी सीक्वेंस बतानी है, असेंडिंग ऑर्डर में, कि कब कौन सी आई थी ये हमें बताना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे वोरा कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे है, देखो नाम से समझ गए होंगे, और किसी के नाम से समझे ना समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है ला कमीशन रिपोर्ट ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ, इलेक्टोरल लॉ से रिगार्डिंग है ये सारे कमीशन, ठीक है। इन्होंने अपनी कमेटी इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बना था, गोस्वामी कमेटी बनी थी 1990, देख लो इनमें से सबसे पहले गोस्वामी कहाँ पे है, ओके सी एंड डी में है। देन उसके बाद आया था वोहरा कमेटी आई थी, ठीक है, जो कब आई थी 1993 में आई थी। देन गुप्ता कमेटी 1998 के अंदर आई थी। एंड ला कमीशन कब आया, 1999 के अंदर रिफॉर्म्स बताता है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट 50 नंबर आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज पे बनाई गई थी, इनमें से कौन सा रिकमेंड नहीं किया था ये हमें बताना है, ठीक है। द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम शुड बी रिप्लेस बाय द 2 टायर, ठीक है, उन्होंने कहा था जो 3 टायर सिस्टम है वो 2 टायर से रिप्लेस कर दिया जाए। और कौन से 2 टायर होंगे, एक है जिला परिषद लेवल पे और दूसरा जो है वो मंडल परिषद, ठीक है, उन्होंने ये दो बताए थे। और जिला परिषद है वो हाईएस्ट लेवल है जहां पे काम होंगे, और मंडल परिषद उससे नीचे काम करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द डिस्ट्रिक्ट शुड बी द पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, की जो फर्स्ट पॉइंट जो डिसेंट्रलाइजेशन का होगा वो है डिस्ट्रिक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को मतलब डिसेंट्रलाइज करना व डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पॉइंट है, ये भी उन्होंने कहा था। देन जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, देखो यहाँ पे जिला परिषद को उन्होंने एक एक्टिव रोल दिया था, एक एडवाइजरी रोल नहीं दिया था, ठीक है, बल्कि वो सुपरवाइज करेगा, वहां पे एक्टिवली एडवाइस करेगा, ठीक है, वो सब रोल जिला परिषद का है, कोऑर्डिनेट करेगा, उनके ऊपर ध्यान रखेगा। तो सी स्टेटमेंट हमें मिल गई है, हम मतलब थोड़ी जनरल सेंस से भी समझ सकते हैं। देन द चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमीशन शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायत, ये भी उन्होंने बोला था, ठीक है। देन 51 नंबर है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो एनएचआरसी है वो इंडिया के अंदर कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये हमें बताना है। तो एनएचआरसी कब आया था, 1993 के अंदर, ठीक है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है। स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो ये काम करेगी, जैसे यूपीएससी हो गया वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है।
एंड स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट की लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश होती है। पार्लियामेंट को कोई लॉ पास करती है उसके बेस पे, जैसे कि जो जो सीवीसी है, और उसके बाद कौन सा विजिलेंस कमीशन है, ये सब स्टैट्यूटरी है, ठीक है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब स्टैट्यूटरी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट कौन सा है? द देखो पहले मेरे क्वेश्चन में ना, आप मेरे पेपर में कभी कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि कोड्स आगे दिए होते हैं तो कंफ्यूज मत होना। जब मैं ये छोटे ऑप्शन डालती हूँ, मतलब लोअर केस की ABCD होती है, वो सब ऑप्शन होते हैं। मेन जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा मेरे अपर केस की ABCD होती है, ठीक है, बड़ी वाली ABCD जिसे हम बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1992। नेशनल कमीशन वुमेन का कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 1992 में, ठीक है। 1992 के अंदर नेशनल कमीशन आया था वुमेन्स के ऊपर। कौन से, मतलब एक लॉ पास हुई थी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, जो पास हुआ था उसके थ्रू ये कमीशन आया था 1992, इसलिए वो स्टैट्यूटरी हो गया, ठीक है। देन द कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, स्टैट्यूटरी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन द कमीशन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ द वुमेन, सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल सेफगार्ड वुमेन्स को मिली हुई है उन्हें रिव्यू करता है। एंड द कमीशन इज 3 मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी। ये गलत है, ठीक है। देखो पेपर में हमें क्या करना होता है, अभी तो मैंने, आप यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहे पर पेपर में तो हमें दिखते हैं ना। यहाँ पे देखो, हमें 2 स्टेटमेंट सही मिल चुकी हैं, और यहाँ पे दो, मतलब ए तो हमें पता है सही है ही, तो ए तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें A, C एंड D, और B हमें एक गलत भी मिल गया है, तो ऑल ऑफ अबव भी हम वो कर देंगे। एंड देन कौन कौन सा सही था, मैं भूल और गई। ओके, A और C हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, B हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है। और डी गलती है। वैसे जो उसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 5 अदर मेंबर होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से इलेक्ट किए जाते हैं, एंड देन उसके बाद उसका एक सेक्रेटरीट होता है, उसके अंदर सेक्रेटरी होता है, वाइस चेयरपर्सन नहीं होता, जो कि यहाँ स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, वाइस चेयरपर्सन नहीं होता नेशनल ह्यूमन जो वुमेन कमीशन है उसका, ठीक है। और सबसे पहली जो कमिश्नर थी वो कौन थी वहां की? जो जयंती पटनायक थी, उन्होंने हेड किया था। और फिलहाल में कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम? 53। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड टू सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल जो इकोनॉमी का था वो किसने डेवलप किया? ये PC महालनोबिस थे, इन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने 2 सेक्टर कौन कौन से बताए थे? ये थे सेक्टर C एंड सेक्टर K, ठीक है। सेक्टर C के अंदर कौन से आएंगे? जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन से गुड है? जो कैपिटल गुड्स हैं, वो सेक्टर के अंदर इन्होंने 2 सेक्टर मॉडल दिया था, PC महालनोबिस। और ये सेकंड प्लान था जो उनके अंदर थे, एंड इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस प्लान के अंदर डाला था, ठीक है। देन 54 नंबर है, अंडर हुज लीडरशिप द सत्याशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च? जो सत्याशोधक मूवमेंट थी वो किसकी लीडरशिप में हुई थी? ये थी कौन थे यार इनमें से? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले थे। ओके, कोई भी ऑप्शन काट के आप महात्मा ज्योतिबा फुले करो यार। डॉक्टर अंबेडकर को हटा देते हैं, यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले लो। गलत ऑप्शन इंसर्ट हो गए, कोई बात नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने फाउंड किया था 1873 के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये सत्याशोधक सभा जो थी वो उन्होंने बनाई थी।
सत्याशोधक मतलब सत्य की खोज, सत्य के लिए शोध करना है, ठीक है, वो सत्याशोधक है। और जो पिछड़ी क्लास थी उनके एजुकेशन के लिए, वो विडो के राइट के लिए, वो सब उनके लिए काम करती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे जो बनती थी वो नॉर्मली जो इश्यूज थे समाज के उस टाइम पे उन पे थी। देन हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट सिविल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक स्फेयर। इनमें से किन की स्टेटमेंट है कि सिविल सोसाइटी है वो पब्लिक स्फेयर की बात करती है? ये जर्गन हेबरमास की स्टेटमेंट है, जो कि मार्क्सिस्ट थे, ठीक है। जर्गन हेबरमास की स्टेटमेंट है ये, जिन्होंने वन डायमेंशनल मैन की भी बात की है। इनका ही है, चेक करना पड़ेगा वन डायमेंशनल मैन वाली बात। अ, ये दो नाम थे, पता नहीं इनका ही है शायद। ओके, जर्गन हेबरमास, इन्होंने कहा है कि पब्लिक स्फेयर जो है वो सिविल सोसाइटी है। जो प्राइवेट स्फेयर की बात हो जाती है जहां पे, वो एक नैरो सेंस में बात होती है, ठीक है। और पब्लिक स्फेयर को उन्होंने डिफाइन कैसे किया है? प्राइवेट पीपल गैदर्ड एंड आर्टिकुलेटिंग द नीड ऑफ सोसाइटी विद इन द स्टेट, ठीक है, वो सिविल सोसाइटी इन्होंने बताई है। देन धार कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? धार कमीशन जो था, एस के धार, वो कब अपॉइंट हुआ था? वो 1948 के अंदर अपॉइंट किया गया था। और किसके लिए? स्टेट्स की मांग हो रही थी कि वो लिंग्विस्टिक बेस पे अब मतलब डिवाइड किए जाएं, ठीक है। तो धार कमीशन इसलिए अपॉइंट हुआ था कि वो क्या उस ग्राउंड लेवल पे देखे क्या क्या करना है। तो धार कमीशन ने ये किया था कि नहीं बांटे जाएं, अदरवाइज कंट्री के फिर दोबारा टुकड़े हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे इंटीग्रिटी एक मेन चीज थी। तो धार कमीशन ने ये किया था। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके तहत में फिर लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बनाए गए थे, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई थी, काफी डेथ भी हुई थी, ठीक है। देन 57 नंबर पे पहुंच गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी कुछ स्टेट पार्टीज, उनके अंदर कौन कौन सी पार्टी है ये दिया हुआ है। तो बिहार के अंदर आरजेडी है, ठीक है, उसकी स्टेट पार्टी है। तमिलनाडु की डीएमके है, ठीक है। त्रिपुरा एलजेपी, एलजेपी कैसे हो सकती है त्रिपुरा की? बिहार की है एलजेपी, ठीक है। बिहार जो कि पार्टी का पूरा नाम क्या है? एलजेपी की फुल फॉर्म लोक जनता पार्टी, जो कि जो रामविलास पासवान जो थे उन्होंने 2000 के अंदर ये पार्टी बनाई थी। और आरजेडी के साथ ये सॉरी जनता दल जो था उससे स्प्लिट होके एलजेपी बनी थी, ठीक है, 2000 के अंदर। और रामविलास पासवान इसके फाउंडर थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग is not correctly matched regarding the elected women in the representative लोक सभा? जो वुमेन सिलेक्ट हुई थी लोकसभा के अंदर, उसकी कुछ डाटा दिए हुए हैं कि फर्स्ट लोकसभा के अंदर, फिफ्थ के अंदर, सिक्स, 17 के अंदर, ठीक है। ये कैसे? देखो, एग्जामिनर को पता है कि आपको हर कोई याद नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट और करंट के पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ही गलत दिया हुआ है। फर्स्ट के अंदर 24 वुमेन्स थी, ठीक है, जो लोकसभा के अंदर इलेक्ट हुई थी। उसके बाद सेकंड के अंदर भी ये डाटा सेम ही रहा था। देन और सब तो करेक्ट ही है जब हमें पहला मिल गया है, तो उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियली वैल्यू लेडन एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन? इनमें से किन की स्टेटमेंट है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो वैल्यू लेडन है, कि उसके अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा संभावना है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है ये हमें बतानी है। ये सबसे पहले सॉरी, ये साइमन की स्टेटमेंट है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन जो थे उनकी स्टेटमेंट है। नहीं, ये साइमन की नहीं है। हर्बर्ट साइमन तो नहीं इससे रिलेट होते। लिंडलोम, ये चार्ल्स लिंडलोम की स्टेटमेंट है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन तो बाउंडेड रैशनैलिटी उससे रिलेटेड है। कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है? चार्ल्स लिंडलोम इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टेटमेंट है और सारी हमें याद भी नहीं हो सकती। तो इसमें देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इज अरेंजमेंट ऑफ द मैन मटेरियल इन द रैशनल कैरिंग आउट ऑफ पर्पस। केनेथ हेडरसन, सारी स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टेटमेंट लूथर गुलिक की नहीं है। नहीं, एक सेकंड में पढ़ती हूँ। ओके, ये एफएम मार्क्स की नहीं है, देखो।
एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ह्यूमन बीइंग जॉइंटली एंगेज इन द वर्किंग टुवर्ड्स द कॉमन गोल। ये FM मार्क्स की स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट किसकी है? जॉर्ज ई बर्कले, ठीक है, ये इनकी स्टेटमेंट है और सही है। हार्ड क्वेश्चन है, मतलब एकदम से इतनी स्टेटमेंट हमें याद नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा हम गुलिक की कर लेंगे, बोल्डो की कर लेंगे, ये नाम तो शायद हमने सुने होंगे, ठीक है। जो डीपली जिन्हें मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जो पबमेड के, उन्हें पता हो तो पता हो। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। देन 61 नंबर है, कुछ टेलर के वर्क दिए हुए हैं, यहाँ पे ईयर दी हुई है कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने द पीस रेट सिस्टम किया था, ये 1985 के अंदर उन्होंने पब्लिश किया था। तो देखो इससे हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं, ए का 2 है, देखो आंसर मिल रहा है। एग्जामिनर इसी टाइप से सेट करता है। मजे की बात ये है हमारे पेपर में कि मैच द कॉलम में हमें एक भी पता होता है ना, मतलब एक वो उस टाइप में ऑप्शन डालेगा कि वो उसकी फेमस होगी या सबसे पहला होगा या सबसे लास्ट होगा, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट फिर कब की है? 1911 की है, ठीक है। देन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल कब की है? ये है 1906 की है। और शॉप मैनेजमेंट 1903 की है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए कोड है। उसके बाद है 62 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इन वर्क विदाउट सिंपैथी और एंथोसियाज्म। मतलब ये कहना चाहते हैं कि विदाउट सिंपैथी और एंथोसियाज्म ये वर्क किसने लिखा है, ये हमें बताना है। ये विक्टर थॉम्पसन का है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मूवमेंट थी उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। 63 नंबर है, द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जिसे कैग बोलते हैं, जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सोसाइटी है उसने एस्टेब्लिश किया था। तो कब किया था ये हमें बताना है। ये 1963 के अंदर किया था, और किसकी लीडरशिप में किया था? FW रिक्स की लीडरशिप में। 64 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पब एड इज फेसिंग न्यू चैलेंज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इनमें से किसने कहा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो न्यू चैलेंज फेस कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के इरा में? तो ये जेमिल ई जेरेसिट जेरेसिएट, ठीक है, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है देख लेना, ये इनकी स्टेटमेंट है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ह्यूमन रिलेशन जो मूवमेंट है उनके पार्ट किसे हम नहीं लेते, ये हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन को नॉर्मली हम जो बाउंडेड रैशनैलिटी है उनका उस मॉडल से एसोसिएट करते हैं। अब्राहम मास्लो, डगलस MC ग्रोर और स्कॉन, ये सब ह्यूमन रिलेशन थियरी से रिलेटेड है, ठीक है। द इलाइट थियरी बिलीव्स इन द ब्लैंक ऑफ मैनकाइंड। इलाइट थियरी किसमें बिलीव करती है? इनइक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। इलाइट थियरी मैंने करवाई, उस पर मैंने बताया भी था, ठीक है, कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है ह्यूमन बींग्स की उसमें बिलीव करती है, ठीक है, कि ह्यूमन बींग तो इक्वल भगवान ने ही पैदा नहीं किए, तो कैसे धरती पे इक्वल हो सकते हैं? इलाइट थियरी उसमें बिलीव करती है, ठीक है। कहती है कुछ इलाइट होते हैं जो कि रूल करते हैं, मासेस जो है वो मेजोरिटी में होते हैं, बट रूल कौन करता है? माइनॉरिटी में जो इलाइट होते हैं ओनली वो ही रूल करते हैं, ठीक है। इसलिए वो नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव करती है। देन 67 नंबर है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो द नीड ऑफ हिरार्की। जो मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है उसकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो मैस्लो जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड रखी है, तो इसमें हम 50-50 कर पाएंगे B एंड D, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सी नीड रखी है? जो लव और अफेक्शन, सॉरी, सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजिकल नीड रखी है, देन उसके बाद सेफ्टी नीड्स रखी है, उसके बाद लव एंड अफेक्शन, देन एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लास्ट उनकी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पहली उनकी है साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन 2000 जो अभी पिछला पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अब्राहम मैस्लो की जो हिरार्की नीड है उनकी मोटिवेशन थियरी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर उन्होंने कौन सी नीड बताई है? जैसे कि
जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को चाहिए, जैसे ब्रीदिंग, खाना पीना, ठीक है, स्लीप करना, सोना, ये सब चीजें जो उसे घर होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, वो सब साइकोलॉजिकल नीड है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। देन सेफ्टी नीड के अंदर उन्होंने क्या बताई है, जॉब की सेफ्टी हो, उनकी बॉडी की सेफ्टी कर पाए, उनकी प्रॉपर्टी की, उनकी हेल्थ की सेफ्टी हो, ये उनकी सेकेंडरी नीड्स है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सब नीड है। देन लव और अफेक्शन की उनकी थर्ड नीड है, उसके अंदर उन्होंने फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल जो नीड है वो सब डाली है। देन सेल्फ एस्टीम जो नीड है उसके अंदर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन रेस्पेक्ट फॉर द अदर्स एंड बाय द अदर, कि खुद भी रेस्पेक्ट करो और दूसरे भी रेस्पेक्ट करें, उस चीज को डाला है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है उसके अंदर कौन सी है, मोरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बाय बर्थ हो सकते हैं या उसने उसके एक्सपीरियंस से कैसे भी उसके अंदर ही हो सकते हैं, ठीक है। एक मतलब हर इंडिविजुअल की वो अपनी अपनी है, ठीक है, मोरलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें। देन 68 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरी। इनमें से कौन से प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरी के, ये हैं चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप से फाउंडिंग स्टोन है किसी भी, सॉरी, कम्युनिकेशन जो है वो एक फाउंडिंग स्टोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। देन 69 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हिरार्की और अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हिरार्की एंड अथॉरिटी से, ये किसने कहा है, ये मैरी पाकर फोलेट बोलती हैं। मैरी पाकर फोलेट हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, मदर ऑफ, पता नहीं मुझे कम दिख रहा है क्या, शायद मुझे ही कम दिख रहा है, लाइट कम होगी, क्या सिस्टम है। देखो, मैरी पाकर फोलेट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मैरी पाकर फोलेट को जो मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल कंडक्ट, इन सब पे बात की है। देन 70 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनोवेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। इनमें से कौन सा इंडिया का इनोवेशन है, ठीक है। हाफ एन आवर, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन, सबसे आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बहुत पेपर्स में आता है ये। 0 आवर जो है वो इंडिया की डिस्कवरी है, इंडिया का इनोवेशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है, और कब तक होता है, जब तक कि हाउस का एक नॉर्मल जो बिजनेस स्टार्ट ना हो जाता है, हाउस का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो हाउसेज है उनका बिजनेस स्टार्ट ना हो जाए, तब तक ये 0 आवर होता है, ठीक है। देन 71 नंबर है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन है, सिंस 1990 a quick revolution has taken place in the way our society govern itself, कि एक साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ है, कैसे सोसाइटी गवर्न करती है, ठीक है। और वो चेंज कैसा हुआ है, गवर्नमेंट पैराडिम टू गवर्नेंस पैराडिम में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपना रोल कर रही है और गवर्नेंस, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ है। देन since 1990s, the role non-governmental actor has increased. Non-governmental actor has increased in the state policy formulation and implementation. क्योंकि 1990s से जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर हैं उनका रोल बढ़ चुका है, ठीक है। तो रीजन दे रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उनका रोल बढ़ गया है नॉन गवर्नमेंटल एक्टर का, ठीक है। देन 72 नंबर है, असर्शन और रीजन का। फिर से असर्शन है, द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए। बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम है और जो यूएसए के अंदर जो सिस्टम है बिल्कुल अलग है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम है हमारा वो है सेपरेशन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। बट जो इंग्लैंड, सॉरी क्या नाम था, यूएसए, यूएसए के अंदर जो सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर का है, ठीक है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ फंक्शन का है, ठीक है। देखो, लेजिस्लेचर जो हमारा है वो एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करता है और लेजिस्लेचर की तरह भी काम करता है। लेजिस्लेचर के अंदर ही तो हमारे पीएम और उसकी कैबिनेट आती है, बट वो एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम कर रही है, ठीक है।
उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, द थियरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवलेंट इन द इंडिया। जो थियरी है सेपरेशन ऑफ पावर की, वो हमारा बेस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, नहीं हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे कहते हैं, तो ओनली यही स्टेटमेंट सही है भाई। मैं इतनी देर पढ़ाती हूँ ना, मेरा गला ऐसे हो जाता है बिल्कुल, बोल नहीं पता नहीं मौसम ऐसा है इस वजह से हो रहा होगा, अदरवाइज तो मैं बहुत बोलती हूँ। ओके, ए बिल्कुल ट्रू है, और हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन का प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर है, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 3 एस्पेक्ट। जुडिशियल रिव्यू के इंडिया के अंदर 3 एस्पेक्ट है, तो कौन कौन से वो 3 है, उनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन का है, बिल्कुल है, जुडिशियल डिसीजन का भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का है, बट एग्जीक्यूटिव एक्शन का नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ये गलत है। देन 74 नंबर क्या है, national campaign for the people's right to information was initiated in which of the following year। national campaign कब initiate हुआ right to information के लिए, ये 1996 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिटीजन चार्टर। सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया, वो ब्रिटेन ने किया। ये सिटीजन चार्टर जो है वो ब्रिटेन का इनोवेशन है, और ब्रिटेन के पीएम कौन थे, जॉन मेजर जो पीएम थे, उन्होंने 1991 के अंदर सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने मतलब उनका देख के किया था। 76 है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पावर डज नॉट करप्ट, फियर करप्ट्स, परहैप्स द फियर अ लॉस ऑफ पावर। कि पावर करप्ट नहीं करती, बल्कि जो पावर को खोने का जो फियर है, जो डर है, वो करप्ट कर देता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने कही है ये हमें बताना है, ये जॉन स्टेनबेक है, इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्होंने इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के अंदर 1962 के अंदर। उसके बाद 77 नंबर है, नीति आयोग के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन 2016। गलत बात है, देखो सबसे पहले ही गलत दे दिया, 1 जन 2015 की है ये क्यों हिल रहा है पता नहीं। 1 जन 2015 के अंदर नीति आयोग बना था, ठीक है, तो 2016 पे तो चांस ही नहीं है। इट इज प्रीमियर पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट, सही स्टेटमेंट है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत बात है। नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से स्टेब्लिश हुई है, इसलिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ना ही पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास की है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन दिया है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो गई। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर द नीति आयोग, सही है, तो बी एंड डी हमारी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो देख लेना। देन 78 नंबर पहुंच गए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा है वो कब फोर्स में आई ये हमें बताना है, ठीक है। तो मनरेगा फोर्स 2 फरवरी 2006 के अंदर आई, 2 फैब 2006, ठीक है। क्योंकि मैं एक हिंदी में बोल देती हूँ एक इंग्लिश में, हम इतने अंग्रेज नहीं है ना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हिंदी का रहता है, बट हम पढ़ते इंग्लिश में है, क्या किया जाए। ओके, कहाँ पहुंच गए, ओके। मनरेगा की बात हो रही है, तो मनरेगा के प्रोविजन आपको पता ही होगा, 100 डेज के लिए जो एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ठीक है, साल के अंदर। उसके बाद है मनरेगा, बट 7 सितंबर 2005 के अंदर ही नोटिफाई हो गई थी, बट इम्प्लीमेंट कब हुई है, 2 फैब 2006 के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। Who was the first scholar to recognize the difference between liberty as the freedom to act and liberty as the absence of coercion? कि इन दोनों टाइप की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, इनके बीच में डिफरेंस सबसे पहले किसने बताया। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो आप मिल कर सकते हैं, जेएस मिल, क्योंकि मिल का ऐसे
क्या है, ओन लिबर्टी, उन्होंने स्पेशली लिबर्टी पे लिखा है, तो हो सकता है कि हम चांद तुक्का भी मारे तो इस पे ही मारना, ठीक है, लिबर्टी के बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, तो ये मिल की स्टेटमेंट है। उसके बाद है हु सेड द राइट टू इक्वल equality proper is a right to equal satisfaction of the basic human needs including the need to develop and use capabilities which are specifically human। तो किसकी है ये, राफेल की स्टेटमेंट है, ठीक है, राफेल। देन ब्लैंक वॉज द रियल नेम ऑफ प्लेटो, आसान क्वेश्चन है, क्या नाम था उनका, यहाँ पे देखो एरिस्टोटल जोसेफ ऐसा नहीं था, एरिस्टोसिल ऐसा नाम था उनका, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ये तो स्टेटमेंट आई जाती है कि ये उनका रियल पहले नाम था। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, सही है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पावर का अलग अलग से स्पेशलाइजेशन होगा, सब कुछ फिक्स होगा कि हाँ लिख रखा है, कोई मुकर नहीं सकता इस बात से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। देन नेशनल होमोजेनिटी एंड सोशल होमोजेनिटी कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल बेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या लगता है ये स्टेटमेंट, मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फर्दर रिसर्च करो इस पे, अभी हम आंसर लगा रहे हैं स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ठीक है, बट रिसर्च करो सेकंड स्टेटमेंट पे सभी, क्या मिलता है आपको। 83 नंबर है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन कहती है इकोलॉजिज्म इज अ थियरी दैट स्पेसिफाई इन रूट एंड ब्रांच सॉल्यूशन, सही है, इकोलॉजिज्म जो थ्योरी है वो रूट एंड ब्रांच सॉल्यूशन इसकी बात करती है। देन इकोलॉजिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म आर टू स्ट्रेन ऑफ व्हाट हैज केम टू बी कॉल्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन मूवमेंट, सही है, ये दोनों ही सही है, बट रीजन कहीं पे नहीं दे रही, देख लो आप यहाँ पे तो सही है कि रीजन कहीं पर भी नहीं दे रही, तो बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है बुक दी हुई है, ऑथर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट बुक है सारी की सारी, देखो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन के रिगार्डिंग की किसने कैसे डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को, उसके रिगार्डिंग है, ठीक है, अगर साउंड बीच में कम हो गई है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार माइक हिल गया था, ओके। यहाँ पे देखो द नेम ऑफ बुक एंड द ऑथर, सबसे पहले द पावर पॉलिटिक्स किसने लिखी है, सी डब्ल्यू मिल, एम सी राइट, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही लिखी है। देन पॉलिटिक्स हु गेट पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट, ये लॉजवेल की स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जब पॉलिटिकल साइंस जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तब वहां पे डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो लॉजवेल की डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, हु गेट व्हाट, ठीक है। देन वोकेबलरी ऑफ पॉलिटिक्स ये किसने लिखी है, टी डी वेल्डन जो है उन्होंने लिखी है, एंड ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी किसकी है, सी जे फेडरिच की है, ठीक है, आमने सामने ये देख लेना, डी, ओके, ए ऑप्शन है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकियावेली, मैकियावेली के कुछ पॉलिटिकल आइडियाज है उनके ऊपर स्टेटमेंट है, ये हमें बताने, मैन आर बैड एंड द वाइजर रूलर, men are bad and the wiser ruler will conduct his policies on this assumption, सही बात है, उन्होंने कहा था मैन बैड है और जो समझदार जो रूलर होगा वो इस बात को ध्यान में रखे चलेगा, ठीक है। द वाइजर मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली, वाइजर जो है समझदार जो है वो एक बार करते हैं जो कि मूर्ख आदमी लास्ट में जाके करता है। देन द मैकियावेलियन स्टेट एग्जिस्ट फॉर इट्स ऑन एंड इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट्स ओन मेंटेनेंस एंड इट्स ओन एक्सपेंशन, सही है, एक्सपेंशन खुद का है, मेंटेनेंस ये सब मैकियावेली ने बोला है। देन मैकियावेलियन स्टेट इज सेकुलर स्टेट, सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ऑल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्नल विल, जो रूसो की जर्नल विल है उसकी कुछ करेक्टर उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन पहले देखो, तीन ऑप्शन हमें बताने हैं, ठीक है। अब जो रूसो की जर्नल विल है उसने उसे कहा है वो एक कलेक्टिव विल है जो कि कॉमन गुड के लिए काम करेगी, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, ठीक है। उन्होंने क्या क्या विशेषता बताई है, वो एक अनलिमिटेड है, इनएलिएनेबल है और अनरिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनलिमिटेड इनएलिएनेबल पहले में सही है, देन अनलिमिटेड अनरिप्रेजेंटेटिव सही है, इनएलिएनेबल अनरिप्रेजेंटेटिव तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बट डिविजिबल और एलिएनेबल नहीं है उनकी, ये देखो, तो डी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तीन हमें करेक्ट करने हैं, ए बी एंड सी।
87 नंबर है, मार्क्स की थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है उसके बारे में स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट हमें बताना है। मार्क्स थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन स्टैंड अपोजिट टू द एरिस्टोटल, सही है, एरिस्टोटल की जो थियरी है उसे उसके अपोजिट है। देन द मार्क्स थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये गलत बात है, नेगेटिव नहीं है ऑलवेज वो। फॉर मार्क्स रिवॉल्यूशन आर सोशल इनहेरेंट इन द वॉर्म ऑफ क्लास सोसाइटी, सही है, क्लास सोसाइटी है उसके वॉर्म के अंदर वो हमेशा इनहेरिटेड रहते हैं, ठीक है। Then Marx state that revolution occur when the productive class clashes with the relation of production at the certain stage of the development, सही है, ठीक है। तो करेक्ट हमें मिल ही गया है, बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सही नहीं है। Who said the historical unity of the ruling class is realized in the state and their history is essentially the history of the state and of the group of state, इनमें से किन की स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। एंटोनियो ग्रामेसी की स्टेटमेंट है यार, बहुत आसान, रिपीटेड, बहुत ज्यादा रिपीटेड। देन दो स्टेटमेंट दी हुई है हैना अरेंट जो है उनके बारे में। इन अ सेंस अरेंट वर्क प्रीसपोजेस अ मॉडरेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, सही है। She never wrote anything that would reflect a scientific political philosophy, a philosophy that described and extended a single fundamental statement, a series of the work, सही है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 90 नंबर है, कोश इन द कौटिल्य सप्तांग थियरी मीन्स। मैंने तीन क्लास लिए, तीनों में सप्तांग थियरी पे क्वेश्चन आ रहा है। कौटिल्य पे क्वेश्चन जैसे कि उन्होंने सोच रखा है डालना ही है इस टाइप से। सप्तांग थियरी में कोश क्या चीज है, कोश है उनका जो खजाना है वो बात है, ठीक है, ट्रेजर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अग्नासुत्ता, जो अग्नासुत्ता है बुद्ध जो फिलोसफी है बुद्धिज्म के अंदर उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू कौन सी है। अग्नासुत्ता इज 27 सुत्ता ऑफ द दिगा निकाय, सही है, दिगा निकाय का जो 27 सुत्ता है वो अग्नासुत्ता है। देन सुत्ता एक्सप्लेन द बुद्धा स्पीच टू टू ब्राह्मण्स भारद्वाज एंड वैशिष्ठा, सही है। इस सुत्ता के अंदर भारद्वाज और वैशिष्ठ जो ब्राह्मण थे उनको स्पीच दे रहे हैं बुद्धा, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा जो है, सही है। देन टू ब्राह्मण आर भारद्वाज एंड विरजाहा, तो यहाँ पे वैशिष्ट है, तो क्या स्टेटमेंट देने की जरूरत थी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। देन द sutta start when the Buddha remain in Savitri, a temple donated to Visakha, सही है। ए बी एंड डी कौन सा बन गया, बी। 92 नंबर पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है उनके बारे में कौन सी गलत है। तिलक has had a long political career agitating for the Indian autonomy from the British rule, सही है, उन्होंने इंडिया की ऑटोनॉमी के लिए ऑटोनॉमी के लिए बहुत एजिएट किया है और लॉन्ग पॉलिटिकल करियर था, सही है। ही ज्वाइन द आईएनसी, क्या स्टेटमेंट दे देते हैं यार, इतनी बार मैंने ये स्टेटमेंट रिपीटेड देख ली कि कब ज्वाइन किया था, कौन सी ईयर बदल के इसमें डाल देते हैं या किसी और स्टेटमेंट में डाल देते हैं। 1990 कहाँ पहुंच गई यार मैं, 1890 के अंदर सॉरी 1890 के अंदर उन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद है ओके, नोट इनकरेक्ट बताना था, हमें मिल चुकी है और पढ़ लेना आप, सही है उनके बारे में, ठीक है। और स्टेटमेंट परियार ईवी रामास्वामी ज्वाइंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, परियार ईवी रामास्वामी परियार जो थे उन्होंने आईएनसी कब ज्वाइन की थी, 1920 के अंदर इन्होंने की थी, 1920 के अंदर। ये कहाँ पे 1920 नहीं है यार, नहीं सही है, 1920 के अंदर ज्वाइन की थी, बट 25 के अंदर उन्होंने फिर लेफ्ट कर दी थी, ठीक है, ऐसे है, उनकी लेफ्ट करने की भी ईयर पूछी जाती है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की कुछ बुक्स दी हुई है, ईयर दिया हुआ है, ये हमें मैच करना है कि कौन सी ईयर में कौन सी बुक लिखी थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1935 की बुक है। देन हु आर द शूद्रास 1945 की है। एंड द अनटचेबल्स उनकी बुक 1948 की है। एंड बुद्धा एंड इज दामा 1957 की है, और बुद्धा एंड दामा ये उनकी लास्ट बुक थी, ठीक है, इनसे भी आप पता लगा सकते हो शायद। ओके, D1 दो में दे रखा है, ठीक है, तो हम नहीं पता लगा सकते, 50-50 ही कर सकते हैं। ओके,
देन असर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन है, अ पॉलिटिकल कल्चर हिंजिंग ऑन द फैक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम। सही है, पॉलिटिकल कल्चर किस पे डिपेंड करता है कि जो पीपल्स के एटीट्यूड और बिलीफ है पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग उस पे है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज स्टैटिक इन नेचर। ये क्या बात कर दी, कल ही मैंने पढ़ा है पॉलिटिकल कल्चर स्टैटिक नहीं है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आर गलत हो गया हमारा, ए सही है। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसके लिए करेक्ट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, नॉन कंपैरेटिव थी एक ही स्टेट, एक ही मतलब जो स्टेट या फिर कंट्री के बारे में ही बताती थी। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव थी, सही है, डिस्क्रिप्टिव भी थी। देन पैरोकियल भी थी, डायनामिक नहीं थी, वो एक स्टैटिक थी, ठीक है। नॉट करेक्ट ही हमें बताना था, तो ये हमारा आंसर डी है। 97 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। तो डीकोलोनाइजेशन एमसी कैम्बरलिन सही है, इन्होंने ही लिखी थी। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन अफ्रीका, डीकोलोनाइजेशन लुइस एंड गिफोर्ड, ये भी सही है, इन्होंने लिखी थी। द क्वेश्चन ऑफ इंपीरियलिज्म किसने लिखी थी, बीजी कोहन ने लिखी थी। ये सारी कोलोनाइजेशन पे है ये बुक, ठीक है। यूरोपियन डीकोलोनाइजेशन ये हंटिंगटन की नहीं है भाई, ये बुक किसकी है, मार्टिन थॉमस की बुक है। देन हु रोट हु अमंग द फॉलोइंग रोट द वेलफेयर स्टेट। द वेलफेयर स्टेट किसकी बुक है, होबमैन की बुक है। Which of the following is not due to the effect of globalization? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो कॉम्प्रोमाइज ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये भी होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कर्टेलमेंट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, ये भी है। इरोजन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये भी है। सिविल वॉर नेशनल, इसकी वजह से नहीं है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सिविल वॉर फिनोमिना कब आया था, 1990s के अंदर आया था, जब एकदम से जो यूएसएसआर डीकोलोनाइज मतलब सॉरी यूएसएसआर टूट गया था, ठीक है, तब सिविल वॉर एक नया एक फीचर आया था इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। देन 300 नंबर एट लास्ट हम पहुंच गए हैं। स्टेटमेंट पहली है, मेजोरिटेरियनिज्म स्टार्टेड टू डेवलप अ फेवरेबल कॉनोटेशन इन द 18th सेंचुरी, सही है। मेजोरिटेरियनिज्म जो 18th सेंचुरी के अंदर एक फेवरेबल कॉनोटेशन आई थी उसकी। देन इट वाज सजेस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस दैट एनी पर्सन और पार्टी लेस देन द मेजोरिटी वाज देयरफॉर गिल्टी ऑफ टायरनी, ठीक है, ये भी सही है। मेजोरिटेरियनिज्म में ऐसी बात की गई थी। 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं। ओके, एट लास्ट हम 300, हिंदी में बोलना मुझे बहुत आसान लगता है। एट लास्ट हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, 3-4 दिन में मैं लाने की कोशिश करूंगी, बट रोजाना अब मैं क्लास डालने की कोशिश करूंगी ताकि पेपर पास आ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए, देख पाए और आपके डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और करते रहिए। अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, क्लास काफी लंबी हो चुकी है। थैंक यू।